आज हम डिस्कस करते हैं रेजिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी। देखिए, कई व्यक्ति कहते हैं कि ये तो एनआरआई है, ये विदेशी है या किस तरह से है, तो उसको मेंशन करने के लिए हमारे पास दे रखा है ये चैप्टर, जिसके अंदर क्या नॉट रेजिडेंट है, क्या नॉन रेजिडेंट है, या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या रेजिडेंट है। ये पता लगाने के लिए देखिए, क्या वो भारत का निवासी है, रेजिडेंट है, क्या असाधारण निवासी है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्या नॉन रेजिडेंट है, अनिवासी है। ये हमें इसके अंदर देखना है और सेक्शन दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें पता लगाना है। साथ में हमें जब ये पता चल जाएगा कि ये निवासी है, अनिवासी और साधारण निवासी यानी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो उस कंडीशन में फिर हमें यह पता लगाना पड़ता है कि इसके अंदर क्या इस पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इसकी इनकम पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो कौन सी इनकम पर लगेगा, क्या सारी इनकम पर लगेगा या उसके कुछ पार्ट पे लगेगा। ये निकालना हमारे लिए जरूरी है कि इसकी जो इनकम है उनमें से कौन कौन सी इनकम हमारे रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है या नॉन रेजिडेंट के लिए। इसके लिए हमारे पास अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 में टैक्स लायबिलिटी दे रखी है एंड अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंदर हमें मेंशन कर रखा है रेजिडेंस की फैसिलिटी। तो देखिए, आइए डिस्कस करते हैं इस पे रेजिडेंस के लिए क्या रहेगा। तो इसकी सबसे पहले बेसिक कंडीशन दे रखी है इसने। फर्स्ट बेसिक कंडीशन दे रखी है। बेसिक कंडीशन के भी 2 पार्ट्स दे रखे हैं। 2 पार्ट्स क्या दे रखे हैं, कहा है इसने कि अगर कोई भी पर्सन प्रीवियस ईयर में 182 डेज एंड अबव इंडिया के अंदर रहता है तो वो बेसिक कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर सकता है। तो यहां देखिए क्या 182 डेज एंड अबव अगर इंडिया के अंदर रहता है तो उस कंडीशन में वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल करेगा, यानी गत वर्ष में 182 दिन या से अधिक भारत में रहा हो। सेकेंड कंडीशन इसकी बी, बेसिक की ही सेकेंड कंडीशन हमारी दे रखी है क्या, अगर कोई व्यक्ति पर्सन प्रीवियस ईयर में 182 डेज ना कर सका बट 60 डेज कर रहा है तो उसके लिए भी हमारे पास एक रूल है। क्या दे रखा है कि प्रीवियस ईयर में तो क्या हो, $60 days and above and just before 4 year में 365 days अगर वो इंडिया में रहता है, 365 डेज एंड अबव इंडिया में रहता है तो उस कंडीशन में वो बेसिक की सेकेंड कंडीशन फुलफिल कर लेगा। बट यहां पर दिया है क्या इनका 182 डेज या 60 डेज प्रीवियस ईयर में रहना कंटिन्यू जरूरी है, नहीं, ये किसी भी तरह से इसमें रह सकता है। जैसे 1 अप्रैल से लेकर प्रीवियस ईयर हमारा 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020 ये है। इस पीरियड में वो कभी भी इंडिया में आता है तो आने का दिन काउंट करेंगे और जाने का दिन काउंट करेंगे। तो आने का दिन, जाने का दिन 2 दिन प्लस जितने दिन इंडिया में रहा है वो, सपोज मिस्टर एक्स अप्रैल या मई या जून में इंडिया के अंदर आए और 10 दिन रहे और फिर चले गए, तो आने का दिन, जाने का दिन प्लस 10 दिन यहां रहे तो टोटल कितना दिन, 12 डेज इंडिया के अंदर रहे। तो टोटल डेज 12 डेज। जुलाई में फिर आए, फिर 25 डेज यहां पर रहे, आने का दिन और जाने का दिन अलग, तो कितना हो गया 27 डेज काउंट करेंगे। इसी तरह से नवंबर में आए और फरवरी तक या जनवरी तक
1 फरवरी को इंडिया से चले गए। तो देखिए यहां पर नवंबर 1 को आए तो पूरा मंथ हो गया, नवंबर 30 डेज, दिसंबर, जनवरी और फेब को चले गए, तो फेब का फर्स्ट डे जाने। इन टोटल डेज को काउंट कर लीजिए, ये डेज हमारे अब कंटिन्यू होना जरूरी नहीं है, पहले महीने में आए, जून में आए, फिर कंटिन्यू यहां रहे तो कंटिन्यू रहे, नवंबर से फरवरी तक रहे तो वो पूरा टाइम पीरियड हमने एक साथ काउंट कर लिया। कितना हो गया वो डेज हम काउंट कर लेंगे, 4, 9, 10, 11, 12, 2, 4, 7, 10, 13, 132 डेज आप प्रीवियस ईयर में रहेंगे। यहां पर बात आती है इनके कौन सी कंडीशन लगेगी, फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट तो कैंसिल हो गई क्योंकि 182 डेज होना चाहिए, सेकंड लग सकती है बट इसके लिए एक कंडीशन है, 60 डेज उस व्यक्ति के लिए लेंगे जो इंडिया का रहने वाला नहीं है। जो इंडिया का रहने वाला है तथा जॉब की वजह से यहां किसी जहाज पर काम करने की वजह से इंडिया से बाहर जाता है, आता है, तो उस कंडीशन में उसके लिए 60 डेज ध्यान नहीं रखने, उसके लिए कितना देखा जाएगा 182 डेज। उसको छोड़कर बाकी के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, 60 डेज देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन होगी, डेज काउंट करना आ गया, कब आपको आने का दिन जोड़ना है, जाने का दिन जोड़ना है, कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। टोटल हमारे पास कितना हो गया 132 डेज। तो ये कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, सेकंड। अगर ये कौन हो, विदेशी हैं, मिस्टर मार्टिन एटसेट्रा, जो विदेश के रहने वाले हैं, आते हैं क्रिकेट खेलने आते हैं या कुछ भी है, तो इनका 60 डेज से अबव हो गया। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या ये जस्ट बिफोर 4 ईयर में 365 डेज एंड अबव इंडिया में रहे हैं या नहीं रहे। अगर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये बेसिक की फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर हमारे पास आता है अदर कंडीशन या एडिशनल कंडीशन। सेकंड, एडिशनल कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन क्या दिया इसने, फर्स्ट कंडीशन एडिशनल कंडीशन की कहा है कि प्रीवियस ईयर से जस्ट बिफोर टेन ईयर में 2 ईयर क्या होना चाहिए, रेजिडेंट की कंडीशन फुलफिल की हो, रेजिडेंस हो, निवासी हो, भारत का रहने वाला बन चुका हो, वो 2 साल 10 सालों में से मीन्स प्रीवियस ईयर से जस्ट बिफोर 10 ईयर में 2 ईयर वो क्या हो, रेजिडेंट की कंडीशन फुलफिल कर चुका हो, जो हम पूरी देखेंगे उसके अकॉर्डिंग 2 साल निवासी रहा हो 10 सालों में से। हमारे प्रीवियस ईयर कौन सा, प्रीवियस ईयर में तो यहां देखा, और प्रीवियस ईयर से जस्ट बिफोर, तो अगर मेरा प्रीवियस ईयर यहां पर 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 है, तो इससे जस्ट बिफोर 10 ईयर, 10 ईयर कहाँ जाएंगे, तो जाएगा हमारा कौन सा 18-19, 17-18, 16-17 एटसेट्रा। इस तरह से आप कंटिन्यू इसको देखेंगे और उनमें से देखिए 18-19, 17-18, 16-17, 14-15-16 एंड 14-15, इस तरह से कंटिन्यू आपको क्या देखना है 10 ईयर। इसमें 2 ईयर कभी भी आप क्या रहे हो, रेजिडेंट की कंडीशन फुलफिल कर रहे हो। अगर आप रेजिडेंट की कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप क्या हो जाएंगे, फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे। एंड नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन हमारे पास, सेकेंड कंडीशन क्या दी है, तो सेकेंड कंडीशन दी है सेम लैंग्वेज,
प्रीवियस ईयर से जस्ट बिफोर 7 ईयर में 730 डेज इंडिया के अंदर रहा है। अगर कोई भी पर्सन प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों में 730 दिन भारत में रहा हो तो कौन सी कंडीशन फुलफिल करेगा? आपका सेकंड कंडीशन। डेज निकालने का तरीका वही जस्ट अभी जो मैंने आपको बताया था। आने का दिन काउंट करेंगे, जाने का दिन काउंट करेंगे, प्लस यहाँ जितने टाइम पीरियड रहा वो जरूरी नहीं है कंटिन्यू रखे। और यहाँ पर 7 ईयर देखा तो 7 ईयर पिछले, जैसे क्रिकेटर हैं हमारे यहाँ खेलने आते हैं तो उनके इस तरह से काउंट करके उन्होंने जो हमारे इंडिया में इनकम अर्न की है क्या वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी उसका डिस्कस करेंगे। अब बात आती है इसके अंदर हमारे पास कि इसको किस तरह से रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में हम डिस्कस करें। तो यहां दिया रेजिडेंट कौन होगा? रेजिडेंट में किसे शामिल किया है? तो रेजिडेंट के लिए दिया इसने बेसिक कंडीशन में से एनी वन कंडीशन फुलफिल करता हो एंड एडिशनल कंडीशन बोथ कंडीशन फुलफिल करता हो। तो देखिए बेसिक में से तो कौन सी? एनी वन। एंड अदर कंडीशन या एडिशनल कंडीशन में से कौन सी? बोथ कंडीशन। अगर फुलफिल करता है तो उस कंडीशन में वो पर्सन किस कैटेगरी में आएगा? रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। सेकंड दिया है हमने नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में कौन आएगा? तो देखिए बेसिक कंडीशन में से एनी वन कंडीशन या बोथ कंडीशन, और एडिशनल कंडीशन में से एनी वन या बिल्कुल भी ना करता। तो बेसिक कंडीशन एक या एक भी ना करता हो, एक करता है तो भी और एक भी नहीं करता है तो भी, यानी बेसिक कंडीशन ही फुलफिल, ये एडिशनल कंडीशन ही फुलफिल नहीं करता है, सिर्फ बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर एक कंडीशन फुलफिल कर देता है एडिशन की तो भी क्या है? नॉट ऑर्डिनरी। और दो कर देता है तो किस में आ जाएगा? इसके अंदर। बहुत कंडीशन होने पर इसमें, एक करने पर इसमें, एक भी नहीं करने पर इसमें। नेक्स्ट नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट में कौन आते हैं? तो नॉन रेजिडेंट के लिए दिया है बेसिक कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल ना करता, एक भी फुलफिल ना करता हो, कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है। एडिशनल कंडीशन में से एनी वन, बोथ, कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा तो इसमें करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कौन हो जाएगा? आपका नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ये हमारा जाता है रेजिडेंट के लिए। हमारे पास जो कंडीशन देखते हैं वो रहती है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर। अब जब हमने पता लगा लिया कि रेजिडेंट कौन है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन है और नॉन रेजिडेंट कौन है, तो उस कंडीशन में अब मुझे जरूरत पड़ती है टैक्स इन पे कैसे कैलकुलेट हो। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे टैक्स लायबिलिटी देखनी है। टैक्स लायबिलिटी देखने के लिए मुझे निकालना होगा इसका क्या? नेक्स्ट कंडीशन। तो पहले एक बार और रिपीट कर देता हूं। अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में बेसिक कंडीशन, अगर कोई भी पर्सन प्रीवियस ईयर में 182 दिन या से अधिक भारत में रहता हो। सेकेंड कंडीशन दिया है कोई भी पर्सन प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड जस्ट बिफोर 4 ईयर में 365 डेज भारत में रहा हो।
एडिशनल कंडीशन में हमने देखा प्रीवियस ईयर से जस्ट बिफोर, कोई भी पर्सन प्रीवियस ईयर से जस्ट बिफोर 10 ईयर में 2 ईयर रेजिडेंट की कंडीशन फुलफिल करता हो। और सेकंड बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन दी जिसमें दिया कोई भी पर्सन प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों में 730 दिन भारत में रहा हो। ये 4 कंडीशन उसके अकॉर्डिंग हमने देखा रेजिडेंट किसे कहेंगे, जो बेसिक कंडीशन के साथ साथ एडिशनल कंडीशन भी दोनों पूरी करता हो तो वो किस में जाएगा, रेजिडेंट में। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में कौन जाएगा, जो बेसिक कंडीशन तो कर ही रहा है, एडिशनल कंडीशन में से कोई एक या एक भी कंडीशन फुलफिल ना करता हो तो कहाँ जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में। एंड थर्ड, नॉन रेजिडेंट में किसको इंक्लूड किया है, जो बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, चाहे एडिशनल कंडीशन फुलफिल करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं करता तो वो किस में आ जाएगा, नॉन रेजिडेंट में आ जाएगा। अब हम इसके लिए देखते हैं टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी के लिए हमारे पास दे रखा है अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, जिसमें हम इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से इसे हल करते हैं देखिए। तो देखिए इसके लिए टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी में देखिए हमारे पास दे रखा है टैक्स लायबिलिटी में क्या रहता है। तो देखिए टैक्स लायबिलिटी के अंदर फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया, शॉर्ट में मैंने वर्ड बोला। देखिए पहली कंडीशन दी है इसकी, हमारे पास 3 कंडीशन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखिए अगर कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर से कोई इनकम अर्न करता है, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं जिनके पाकिस्तान के अंदर बंटवारे से पहले एसेट्स थी और बंटवारे के बाद वो इंडिया में आ गए, उनकी आज जमीन और मकान वहीं पर है। उनका एक दोस्त या भाई अभी भी पाकिस्तान के अंदर है और वो उस जमीन को जुपाई पे देता है या उस मकान को किराए पर देता है, तो उससे जो रेंट आता है, सपोज 50,000 रुपीज रेंट के आते हैं पाकिस्तान से, तो ऐसी इनकम कंडीशन चेंज होती जाएगी। किस कंडीशन में आएगी उसके अकॉर्डिंग। देखिए अगर ये इनकम डायरेक्ट इंडिया में मिस्टर एक्स को रिसीव्ड होती है, यानी उनके नाम से चेक आए या उनके बैंक अकाउंट में, इंडिया के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ये पैसा ट्रांसफर होता है, कौन, टेनेंट पे करे, डायरेक्ट ट्रांसफर करके उनके अकाउंट में, तो ऐसी कंडीशन में इसे कहेंगे हम रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया मीन्स फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करेगा। अगर इस रेंट को वो रिसीव्ड नहीं करता है और उसकी जगह उसका भाई या उसका दोस्त जो पाकिस्तान में बैठा है वो रिसीव्ड करता है और वहां अपने बैंक में जमा करा लेता है या खुद के पास रख लेता है और इकट्ठा करने के बाद अपने दोस्त मिस्टर एक्स या अपने भाई मिस्टर एक्स को बाद में ट्रांसफर करता है, रिसीव्ड उसने कहां किया, पाकिस्तान में, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। रिसीव्ड कौन कर रहा है, अब फ्रेंड या भाई कर रहा है। तो इसे कहेंगे हम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। भाई या जो पाकिस्तान में बैठा है, इंडिया में तो रिसीव नहीं कर रहा, कहां कर रहा है, पाकिस्तान में, तो आउटसाइड इंडिया, तो वो कंडीशन बनेगी रिसीव
इसे कहेंगे अकर एंड अराइज आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर उपार्जित एवं उदय होने वाली आय, क्योंकि पाकिस्तान में रेंट मिला, पाकिस्तान में उपार्जित हुई, पाकिस्तान में अकर हुई और वहीं पर एराइज हुई, तो ऐसी इनकम को कौन सी कंडीशन कहेंगे हम? थर्ड कंडीशन। तो अगर वहां उसका दोस्त ले लेता है उस इनकम को, तो कौन सी कंडीशन में चला जाता है? थर्ड में। अगर वो व्यक्ति टेनेंट डायरेक्ट इसके नाम ट्रांसफर करता है तो कौन सी कंडीशन हो जाती है? फर्स्ट कंडीशन। ये कंडीशन पहचानना है बस। प्रॉब्लम जो मेन आती है बस इसी के अंदर आती है कि रिसीव्ड इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है, बस इसको पहचानना है, नाम के अकॉर्डिंग देखना है कहां पर रिसीव्ड कर रहा है। एंड थर्ड कंडीशन बनती है अकर एंड अराइज इन इंडिया। भारत में उपार्जित एवं उदय होने वाली आय, भारत में उपार्जित एवं उदय होने वाली आय कौन सी कहलाएगी? यहां वर्ड दिया है भारत में उपार्जित एवं उदय होने वाली आय जिसको करदाता ने या उसकी तरफ से किसी भी व्यक्ति ने रिसीव्ड किया हो, प्राप्त किया हो। अब बात आती है क्या, अगर कोई भी विदेशी हमारे इंडिया के अंदर आता है, फॉरेनर, और यहां पर आकर उस बैंक में पैसा जमा करा देता है, इंडिया के बैंक में, जैसे इंदौर आया, इंदौर में उसने बैंक के अंदर जमा करा दिया और 2 महीने यहां रुकता है, तो 2 महीने का जो उसको इंटरेस्ट मिला है पैसे का, वो इंटरेस्ट अकर एंड अराइज इन इंडिया, भारत के अंदर होगी। यहां आके वो अगर बिल्डिंग परचेज कर लेता है और उसमें रहता है और जब वापस इंडिया से बाहर जाता है तो उसको बेच के जाता है, सपोज उसने 10 लाख में परचेज की और 12 लाख में बेच के गया, तो जो बीच का डिफरेंस आया 2 लाख रुपया, वो इनकम कहां से अर्न करी? उसने इंडिया से, क्योंकि इंडिया में ही आया, इंडिया में ही परचेज की और इंडिया में ही बेच के चला गया, तो उससे जो इनकम अर्न हुई वो कहां पर अर्न हुई है? इंडिया के अंदर, इंदौर के अंदर। इंदौर में परचेज किया और इंदौर में बेचा, तो इंदौर के अंदर। इंदौर कहां है? भारत के अंदर है। सो ऐसी इनकम कहां जाएगी आपकी? सेकेंड कंडीशन में, अकर एंड अराइज इन इंडिया, भारत में उपार्जित और उदय होने वाली। इसी से तरह से देख लीजिए, आपकी बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, होंडा है, आपका थम्स अप है, पेप्सी है, एटसेट्रा, ये विदेशी कंपनियां जो हमारे इंडिया के अंदर इन्होंने ब्रांच डाल रखी है, यहां से इनकम अर्न करते हैं, तो उनकी इनकम कौन से कैटेगरी में आती है? सेकंड कैटेगरी। अकर एंड अराइज इन इंडिया, यहीं पर बनाते हैं और यहीं पर वो क्या करते हैं? बेच के चले जाते हैं और पैसा कमाते हैं, तो कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? उनकी सेकेंड कंडीशन। अब बात आती है कि इन 3 कंडीशन को जब हमने पहचान लिया, पहली कंडीशन रिसीव्ड इन इंडिया मैंने मेंशन किया, अगर डायरेक्ट चेक आपके नाम से आता है, पाकिस्तान में जो इनकम है उससे चेक आपके घर पे आता है, आपके नाम से आता है, ऐसे पाकिस्तान की जगह कहीं पे भी किसी भी जगह आपका बिजनेस हो, डायरेक्ट यहां पर आता है, तो उस कंडीशन में जो चेक आपके अकाउंट में यहीं जमा होता है, इंडिया के अकाउंट में, कहीं और जगह नहीं, डायरेक्ट आपके इंडिया के अकाउंट में आता है, तो ऐसी कंडीशन में रिसीव्ड इन इंडिया। अगर बाहर के अकाउंट में जमा होता है या बाहर कोई व्यक्ति थर्ड पर्सन लेता है, तो आउटसाइड इंडिया। यहां आपकी तरफ से कोई एजेंट बैठा है और उसके अकाउंट में जमा होता है तो भी रिसीव्ड इन इंडिया, बट बाहर होता है तो अकर एंड अराइज आउटसाइड इंडिया। थर्ड कंडीशन हो जाती है इधर फर्स्ट। और यहां पर सेकंड कंडीशन तो बिल्कुल क्लियर है, जहां पर भी इनकम अर्न करने के लिए बोलता है मिस्टर एक्स यहां पर आए, बिजनेस चालू किया और कोटा के अंदर उन्होंने 20,000 रुपए प्रॉफिट अर्न किए, तो कोटा राजस्थान में, राजस्थान इंडिया के अंदर है, अकर एंड अराइज इन इंडिया, सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो उनकी इनकम किस में जाएगी? सेकंड कैटेगरी। आते हैं अब हम टैक्स लायबिलिटी के लिए डिस्कस करते हैं कि किस किस पर्सन के लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, जिसके लिए हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ा है अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1। जो हमने पढ़ा है टैक्स लायबिलिटी, वो देखिए, फर्स्ट रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड नॉन रेजिडेंट। देखिए, अगर ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करता है, रिसीव्ड इन इंडिया, तो ऐसी इनकम तीनों तरह के पर्सन के लिए टैक्सेबल है। जो हमने अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में रेजिडेंट की कैटेगरी देखी थी कि किस तरह के व्यक्ति के लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, वो देखेंगे। तो अगर वो फर्स्ट कंडीशन में आता है, तो चाहे वो विदेशी हो या देशी हो, बोथ कंडीशन में उसके लिए इनकम कहां टैक्सेबल होगी? इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट कंडीशन तीनों में टैक्सेबल है। सेकेंड कंडीशन अकर एंड अराइज इन इंडिया, इंडिया के अंदर
आपने अर्न किया, इंडिया में कमा रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये भी इनकम आपके कहां जाएगी, तीनों में टैक्सेबल होगी। सेकंड कंडीशन, अकर एंड राइज इन इंडिया, सेकंड कंडीशन तीनों में टैक्सेबल होगी। एंड नेक्स्ट थर्ड, अकर एंड राइज आउटसाइड इंडिया, उस कंडीशन में अगर कोई विदेशी है, पाकिस्तान का रहने वाला है, इंडिया के अंदर आता है, यहाँ बिजनेस करता है, उसकी पाकिस्तान की कोई एसेट से उससे इनकम आएगी, तो उसकी इनकम यहाँ थोड़ी ना टैक्सेबल होगी, कहाँ टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो थर्ड कंडीशन में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, तो थर्ड कंडीशन में विदेशी इनकम टैक्सेबल नहीं। तो देखिए यहाँ पर थर्ड कंडीशन रेजिडेंट में तो आएगी, इंडिया का रहने वाला है, यहाँ तो कंफर्म में आनी आनी है, बट यहां तब आएगी जब क्या दे रखा हो, कंट्रोल इन इंडिया। अगर क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड दे रखा है कंट्रोल इन इंडिया, तो उस कंडीशन में जिसका कंट्रोल कहां से हो, इंडिया से, तो आपकी कौन सी कंडीशन में आएगी, थर्ड में। जैसे कहता है मिस्टर एक्स से, जिन्होंने अपना एक बिजनेस जापान के अंदर डाला, जिसका कंट्रोल, जिसका हेड ऑफिस कहां पर है, इंडिया में है, और ब्रांच कहां डाली है उन्होंने, जापान में डाली है, तो ऐसी कंडीशन में उस ब्रांच का कंट्रोल कहां से होता है, हेड ऑफिस से। सो हेड ऑफिस कहां है, इंडिया के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास वर्ड क्या हो गया, कंट्रोल इन इंडिया। तो ऐसी इनकम जो जापान में आपने अर्न की है, तो वो इनकम थर्ड कंडीशन होते हुए भी कहां पर आएगी, सेकंड वाले के लिए टैक्सेबल होगी। बट जहां पर कंट्रोल नहीं दे रखा, वहां पर यहां नहीं आएगी, यहां तभी आएगी जब कंट्रोल वर्ड होगा। एंड नॉन रेजिडेंट के लिए ये टैक्सेबल नहीं हो, क्योंकि विदेशी है, विदेशी की इनकम यहां पर टैक्सेबल होती। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर